नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वर्ण विचार टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं जो कि भाषा व स्वर से संबंधित थे। वह वीडियो आपने पूरे देखे होंगे। अगर पूरे नहीं देखे तो आपको स्वर या भाषा के बारे में समझ में नहीं आएगा। जब तक हम वीडियो पूरे नहीं देखेंगे तब तक ये वर्णों को समझना बड़ा मुश्किल है। मेरा दावा है कि अगर आप उन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे और वर्णों से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो आज हम बात करते हैं उससे आगे व्यंजन की बात करते हैं। सबसे पहले व्यंजन होते क्या हैं। देखो, हमने बताया था कि ये 33 होते हैं। ये 33 जो व्यंजन होते हैं ये मूल होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 11 हमने स्वर पढ़े हैं, तो टोटल 44 मूल वर्ण होते हैं। 2 प्रश्न बनते हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जो दोनों ही हमें कन्फ्यूज करते हैं। नंबर 1, अगर कहीं पर भी मूल वर्ण पूछा जाता है तो हमारा आंसर 44 ही होगा। याद रखना, अगर मूल शब्द लगा हुआ है, मूल वर्ण पूछे जाते हैं तो हमारा आंसर 44 ही होगा। अगर उसी प्रश्न को कुल वर्ण में बदल दिया जाता है तो हमारा आंसर 52 होगा। दोनों में अंतर है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आंसर देना है कि मूल वर्ण पूछे जाएंगे तो 44 हैं, अगर कुल वर्ण पूछे जाएंगे तो 52 है। अब व्यंजन कहते किसे हैं। सबसे पहली बात कि व्यंजन किसे कहते हैं। ये 52 कैसे होते हैं वो भी हम, जैसे ही ये व्यंजन क्लियर होंगे आपको वो भी 52 के 52 हम क्लियर करके देंगे। अब सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं। देखो, स्वरों के अंदर हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी परिभाषा में क्या होगा कि जो व्यंजन होते हैं इनको बोलने के लिए जो वायु होती है उसमें अवरोध पैदा होता है। जो फेफड़ों से उठने वाली वायु है उसमें अवरोध पैदा होगा और जब अवरोध पैदा होगा तो वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। दूसरी इसकी परिभाषा ये भी है कि इसके उच्चारण के लिए किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 परिभाषाएं इनकी कि फेफड़ों से उठने वाली वायु, फेफड़ों से उठने वाली वायु जब किसी अवरोध के कारण बाहर निकलती है उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वो व्यंजन कहलाती है। फेफड़ों से उठने वाली वायु जब किसी अवरोध के कारण बाहर निकलती है या उसके अंदर कोई अवरोध पैदा हो जाता है तो वो व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी ये है कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी न किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी न किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी न किसी की सहायता चाहिए। व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कैसे बढ़ती है पहले वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हमने देखा है कि हम कै पढ़ते हैं, वास्तव में ये कै किससे मिलकर बना है, कै प्लस ए से। तो इसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है भाई। अब बात करेंगे, जिस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण था उसी प्रकार से व्यंजनों का भी वर्गीकरण है। सबसे पहले इनको देखेंगे कि वर्गों के आधार पर इनको कैसे बांटा गया है। देखो भाई, हमें इन वर्णों का इन व्यंजनों का क्रम हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें इन
व्यंजनों का क्रम पता नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं हम, जैसे ये कै है, ख है, ग है, ग है और ये ड़ है। उसके बाद में ये च है, ये छ है, ये ज है, उसके बाद में ज और ये अण है। उसके बाद में ट, फिर ठ, ड, ड़ और अण। उसके बाद में त है, थ है, द है, द और न। उसके बाद में प है, फ है, व है, व और मैं। ठीक है, ये क्या है, 5 वर्ग होते हैं। उसके अलावा यह है, र है, ल है और व। उसके बाद में श, 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 श और है। ये हमारे क्या है, मूल व्यंजन है। ये हमारे मूल व्यंजन हैं। 25 ये हैं और 8 ये हैं। ये टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे, 33। अब बात करेंगे इनके वर्ग की। ये क्या है, कै वर्ग है भी। जो कै से शुरू होता है वो क्या है, कै वर्ग है। जो च से शुरू हो रहा है वो च वर्ग है। और जो ट से शुरू हो रहा है वो ट वर्ग है। और जो त से शुरू हो रहा है वो त वर्ग है। और जो प से शुरू हो रहा है वो प वर्ग है। इनकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम संधि करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि कै वर्ग का चौथा आएगा, कै वर्ग का तीसरा आएगा, च वर्ग का दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तब हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इनको क्रम देना चाहें तो हम इनको क्रम भी दे सकते हैं। ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है भी, यहाँ तक तो है ये इनकी बात। अब इनको कहते क्या हैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये क्या है, स्पर्शी। ये क्या है, स्पर्शी। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। यहीं पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि एक हम पढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। देखो भी ये स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। ये भी कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं कि जो स्पर्श संघर्षी हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर स्पर्शी पूछा जाएगा तो इनकी संख्या 25 होती है। अगर स्पर्श संघर्षी पूछा जाता है तो ये 4 होते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है, तो 3 तो आपको ऑप्शन में ये मिलेंगे, बाकी चौथा किसी और में से उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 2, उसके बाद में इनका जो उच्चारण होता है वो किस प्रकार से होता है, भी इनका उच्चारण है वो किस प्रकार से होता है। हम बात करेंगे कि ये हमारा गला है और ये हमारा गले से उठने वाला, ये हमारा गला है और ये गले से ऊपर का हिस्सा है भी, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे होंठ हैं और ये यहाँ से हमारी जो धमनी है वो बाहर निकलती है। इसको क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। ठीक है भी, इसको क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। उसके बाद में ये क्या होते हैं भी, तालव्य, इसको तालव्य कहा जाता है। ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। और दांतों को क्या कहा जाता है, दंतस्य कहा जाता है। और ये क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ। ये 5 प्रकार हैं भी, जिनसे क्या है कि ये 5 जगह है जिनसे क्या है कि व्यंजनों का उच्चारण होता है। अब कंठ का उच्चारण किससे होगा, यानी कि कंठ से किसका उच्चारण होगा, तो जो कै वर्ग है उसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। कै वर्ग का उच्चारण क्या है, कंठ है। या हम लिख देंगे ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं। कंठ भी कह देते हैं, कंठ भी कह देते हैं। इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। उसके बाद में
जो च वर्ग है इसका उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। ये कौन सा है? च वर्ग है। तो च वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। च वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। तालव्य, च वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। उसके बाद में है मूर्धन्य। मूर्धन्य है कि जो ट वर्ग है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धन्य कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं त वर्ग की। जो दंतस होते हैं, दांतों से जिनका वर्ण उच्चारण होता है वो क्या है? त वर्ग है भी, त वर्ग है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको दंतस्य कहा जाता है। दंत से कहा जाता है। उसके बाद में ये ओष्ठ, प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ओष्ठ्य कहा जाता है। ओष्ठ्य कहा जाता है। हम इनका उच्चारण करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे कै का करेंगे, कै, ख, ग, ग, तो यानी कि ये कंठ है, इससे इसका उच्चारण हो रहा है। हम च का करेंगे तो यानी कि कंठ से थोड़ा सा ऊपर, च, छ, ज, य, ण। और ट का मूर्धन्य यानी कि जो हमारा तालुआ है, जिसको तालुआ कहा जाता है, वहाँ से हमारी जो जीभ है वहाँ जाके टिकेगी। ट, ठ, ड, ड़, ण। उसके बाद में त यानी कि जो जीभ है हमारी वो दांतों से स्पर्श करेगी। त, थ, द, द, ण। उसके बाद में प वर्ग यानी कि हमारे होठों का प्रयोग होगा। प, फ, व, इसको जब हम इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है भी, यहाँ तक तो ये बात। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। स्पर्श संघर्षी 25 होते हैं, अगर स्पर्शी 25 होते हैं, अगर स्पर्श संघर्षी की बात करेंगे तो 4 होते हैं। ठीक है भी, अब इससे आगे इनको याद रखने का यही तरीका है कि हम इसका इस प्रकार का एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में इनको हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं आगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भी। उसके बाद में क्या है कि ये क्या है? फिर ऊपर वाले तो हमने क्लियर कर दी, ये क्या है? तो ये क्या होते हैं? य, र, ल और व। ये क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ये क्या होते हैं भाई? ऊषण व्यंजन, ऊषण व्यंजन। देखो भाई, य, र, ल और व, ये तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद में क्या है? श, जैसे अपन बोलते हैं शर्म, श, शट, स, सड़क, है यानी कि हल। इनके उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण है वो अलग अलग होता है। जैसे हम श बोलते हैं शर्म, तो आगे की जो जीभ है वो सक्रिय रहती है। श यानी कि तालुए से जीभ सक्रिय होती है। श यानी कि जो जीभ है वो कंठ से जाकर सक्रिय होती है। इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ऊषण व्यंजन। ऊषण का अर्थ क्या होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो क्या है? घर्षण करती है, यानी कि एक गर्म वायु बाहर निकलती है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ऊषण व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और क्लियर करेंगे भी। देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि य और व, यानी कि इन दोनों को, इस य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इस य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन दो को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। किसको? य और व को। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे भी इस र की। ये क्या कहलाता है? लुंठित, लुंठित कहा जाता है, या इसका एक नाम और होता है परकंपित, परकंपित, परकंपित। देखो, जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालुए पे जाके टकराती है और ऊपर जाकर गोल हो जाती है बेलन की तरह, र। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? परकंपित या लुंठित कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ल की।
तो लय को क्या कहा जाता है? पार्श्व कहा जाता है। पार्श्विक कहा जाता है, पार्श्विक कहा जाता है। तो लय को क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। इस प्रकार से ये इनका वर्गीकरण था। अब हम देखेंगे इसके आगे। अब तक तो हमने किए हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों के अलावा भी हिंदी के अंदर कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको शामिल किया गया है। आप इनका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, और उसकी हम बात करेंगे भी कौन कौन से हैं वो। ठीक है, नंबर 1 पे आता है भाई संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हिंदी के अंदर 4 हैं भाई। संयुक्त वर्ण, संयुक्त का अर्थ क्या होता है कि 2 से मिलकर बने हुए व्यंजन हैं भी। उसमें हम देखते हैं कि एक तो है श क्षत्रिय, उसके बाद में है भाई तैतरशूल, गै ज्ञानी और ये श्रेय। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ये किन किन से मिलकर बने हुए हैं। तो हम बात करेंगे कि ये किससे मिलकर बना है? कै प्लस श प्लस ए, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। इसकी बात करेंगे तय, फिर रै और ए से मिलकर बना है। हम इसकी बात करेंगे ये प्लस अणय प्लस ए से मिलकर बना है। हम इसकी बात करेंगे तो ये श प्लस रै और प्लस ए से मिलकर बना है। इनमें भी देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। 3 इनमें से दे दिए जाएंगे, चौथा कोई और उठा के दे दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये किन किन से मिलकर बने हुए हैं, इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे श की बात करेंगे, कै श और ए से मिलकर बना हुआ है। हो सकता है वहाँ ये ए ना दे, इसको पूरा दे दे। अगर इसके नीचे हलंत देगा तो इसको देना पड़ेगा भी। ठीक है, उसके बाद में त्रय, तय, रै और ए से मिलकर बना है। गै, य, अणय और ए से मिलकर बना है। इसके अंदर भी एक चीज़ देखने वाली है भी, इसकी श्रेय की बात करेंगे, श, रै और ए से मिलकर बना है। ये एक ऐसा वर्ग संयुक्त व्यंजन है जो एक ही वर्ग से मिलकर बना हुआ है। हम देखेंगे कि इसी के अंदर तो ये जय है और इसी के अंदर ये अणय है। ये अगर ये पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे अलग कौन है, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाता है, कठिन प्रश्न बनाएगा, तो ये पूछेगा कि इनमें से अलग कौन सा है, तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि ये एक ही वर्ग से मिलकर बना हुआ है। इस ए का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ए तो हर किसी ध्वनि के अंदर समाहित है, लेकिन ये दोनों क्या है? एक ही वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है भाई, ये संयुक्त कितने हो गए? 4 हो गए भी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भी 2 हम और देखते हैं। कौन कौन से देखते हैं? उत्क्षिप्त, 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 ये कौन कौन से हैं भी? अक्सर हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये डै और अड़ै 2 मिलते हैं। देखो भी, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये बात याद रखना कि अड़ै और अड़ै से दोनों में से किसी से भी शब्द शुरू नहीं होता, कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता। इनको भी हिंदी के अंदर स्थान दिया गया है। 2 ये हैं भी। ठीक है, उसके बाद में एक और वर्गीकरण होता है, वो किसके आधार पर होता है भी? उसकी बात करेंगे हम स्वरतंत्री। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, के कंपन के आधार पर, इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं भी? इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष और दूसरा क्या होता है? घोष। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है भी, इनकी संख्या होती है 13 और इसकी संख्या होती है 31। ठीक है भी। अब ये इन 13 को याद रखेंगे तो ये अपने आप याद रह जाएंगे। अब ये 13 कौन कौन से होते हैं, हमने उनका ऊपर ध्यान देना है। देखो भी, हम एक सूत्र याद रखेंगे, 1 + 2 = 3 और ये 6। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण,
ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो 5 हमारे वर्ग हैं उसका पहला और दूसरा कौन कौन सा हम बात करेंगे, ये देखेंगे भी। ये देखो पहला, दूसरा और ये, ठीक है भी। 10 तो ये हो गए, ठीक है। ये कै वर्ग का, ये चै वर्ग का, ये टै वर्ग का, ये तै वर्ग का और ये पै वर्ग का। हमें ये याद रखना है। हमें ये भी तो पता है कि कै और खै, चै और छै, टै और डै, तै और थै, पै और फै, ठीक है। इनको आगे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये टै और ठै है भी, टै और ठै है भी, ठीक है। उसके अलावा मैंने लिखा है 3 सै, तो इसका अर्थ ये है कि ये तीनों सै भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। किसके अंदर? अघोष। अघोष का अर्थ क्या होता है कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। अघोष यानी कि कंपन नहीं होगा, कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, वो अघोष कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसका सूत्र 1 और 2, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा बराबर 3, यानी कि इनका जोड़ करेंगे तो 3 और 3 ही हमारे पास क्या है? ये सै है। इन तीनों को हम इसमें शामिल करेंगे +3, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 13। इनको याद रखने का आसान सा तरीका है। उसके बाद में जितने भी, अब ये 31 कैसे होंगे देखो, स्वर तंत्री में जब कंपन होगा तो वो क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। और घोष की संख्या कितनी होती है? 31। उसमें हम देखेंगे कि अब 1 और 2 तो शामिल कर लिया, 3, 4, 5, उसके बाद में प्लस सभी स्वर इसमें आएंगे। और उसके बाद में क्या बचा है? यह, र, ल और वह बचा हुआ है भी। यह है, र है, ल है, वह है, और प्लस में क्या बचा हुआ है? एक है बचा हुआ है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ये क्या है? घोष कहलाते हैं। उसके बाद में एक वर्गीकरण और आता है भी, प्राण वायु या श्वास के आधार पर, ठीक है भी। इसको याद रखने का ये तरीका है कि अघोष याद रखो, ये अपने आप याद रह जाएंगे। हमें ये पता है तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आसान है, कम है, इसलिए इनको याद रखना आसान है। अब देखते हैं आगे हम कि श्वास या प्राणवायु के आधार पर इनका वर्गीकरण। प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्गीकरण, इसके आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है भी? इसके आधार पर वर्गीकरण होता है अल्प प्राण और महाप्राण। नंबर 1 है अल्प प्राण और नंबर 2 है महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वायु बहुत ही कम बाहर निकलेगी। और महाप्राण का अर्थ ये होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वायु बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे? इसमें विषम आएंगे भी। तो विषम कौन कौन से हो जाते हैं? ये देखो 1 नंबर है, 3 नंबर है और 5 नंबर है। ये क्या है? सारे के सारे विषम हैं भी। इनको हम शामिल करेंगे किसके अंदर? अल्प प्राण के अंदर। ये 1 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, ये भी क्या है? विषम है भी। और ये 5 नंबर, ये भी क्या है? विषम है। तो हम क्या लिखेंगे? 1, 3 और 5, या हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं विषम, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं वो क्या है? अल्प प्राण कहलाती हैं। इसके अलावा क्या होता है भी? य, र, ल और व। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि अल्प प्राण के अंतर्गत जितने स्वर हैं वो भी आएंगे। उसके बाद में है महाप्राण, यानी कि जिसके उच्चारण में जो प्राण वायु है वो ज़्यादा बाहर निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। इसके अंदर हम किसको शामिल करेंगे भी? 2 और 4, यानी कि सम को शामिल करेंगे। ये 2 है भी और ये 4 है। तो ये जो सारे के सारे क्या हैं? महाप्राण हैं। और ये भी सारे के सारे क्या है? महाप्राण हैं। इनके अलावा इसके अंदर हम किसको शामिल करेंगे? तीनों सै को शामिल करेंगे और एक है को शामिल करेंगे। इसके अलावा तीनों शय को हम शामिल करेंगे और एक है को शामिल करेंगे। ये क्या है भी? महाप्राण है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं
तो वायु है वो ज़्यादा बाहर निकलती है। ये हमारे व्यंजनों का क्या था, वर्गीकरण था। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकी संख्या 52 कैसे होगी। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब मूल पूछा जाए तो हमने 44 बताना है, अगर कुल पूछा जाए तो 52 बताना है। तो ये हम क्लियर कर देंगे अभी भी। देखो हमारे पास स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं हमारे पास 11 है। हमारे पास अयोग्यवाही कितने हैं, अयोग्यवाही कितने हैं हमारे पास 2 हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं हमारे पास 25 हैं भाई। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे पास 4 हैं। उसके बाद में हमने पढ़े हैं उष्ण, उष्ण हमारे पास कितने हैं भाई 4 हैं। फिर हमने पढ़ा है संयुक्त, तो संयुक्त हमारे पास कितने हैं 4 हैं भाई। उसके बाद में हमने पढ़ा था उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ये भी हमारे पास कितने हैं 2 हैं। तो अब इनको हम काउंट करेंगे भाई, देखते हैं कितने हो जाते हैं। 11 और 2 13, 13 और 25 कितने हुए 38, 38 और 4 कितने हुए भाई 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52। ये कुल क्या होते हैं 52 होते हैं। देखो भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है कि अगर मूल वर्ण पूछे जाएंगे हिंदी के तो 44 ही होते हैं। अगर मूल शब्द हटाकर कुल पूछ लिया गया, कुल वर्ण, तो 52 होते हैं। ये 52 कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ हमारा स्वर और व्यंजन का टॉपिक पूरा होता है। अब हम अगले भाग में कोई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।